नमस्कार साथियों, साध्य एकेडमी टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम केवीएस एवं अन्य परीक्षाओं से संबंधित शिक्षा शास्त्रीय जो एमसीक्यू सीरीज़ के साथ आपसे मिलेंगे। तो साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू सीरीज़ के साथ आए हैं और उस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सवालों को हम आप तक पहुंचाएंगे और उन सवालों से उस टॉपिक को समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उसके बेस को समझेंगे। क्योंकि टॉपिक के जो महत्वपूर्ण शब्दावली है 4 ऑप्शनों में कहीं ना कहीं उस टॉपिक को समझने में हमारी सहायता करती है। तो इसलिए साथियों, आज हम एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से आप तक उन विषय संबंधी उस टॉपिक को आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे पहला टॉपिक होगा उस एमसीक्यू का वृद्धि एवं विकास। और वृद्धि और विकास की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हैं और कहीं ना कहीं जटिल शब्दावली के साथ वो जुड़े हुए हैं। और अगर हम उन प्रश्नों को 4 ऑप्शनों के साथ समझते हैं तो निश्चित रूप से हम उस टॉपिक के सार को समझ जाएंगे, उस तथ्य को समझ जाएंगे कि उसका बेस क्या है। तो साथियों, पहला ही सवाल हम लेकर के चलते हैं जिसको हम पढ़ते रहते हैं और अमूमन वो आते भी रहते हैं हमारे साथ वृद्धि और विकास से संबंधित। तो एक प्रश्न है कि सीडीपी जो एक विषय है वो किस विषय से जुड़ा हुआ विषय है। तो यहाँ पर मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उसके बाद वृद्धि और विकास से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन्हें आप तक पहुँचाएंगे। और वो ऐसे सवाल होंगे कि एक सवाल को समझने से लगभग हम उस पर आने वाले विभिन्न सवालों को भी कर सकते हैं। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न है साथियों, बाल विकास का अध्ययन किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है नैदानिक मनोविज्ञान, चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। परीक्षार्थियों, क्योंकि हम सीडीपी को पढ़ते हैं और आखिर में हम इसे समझें भी कि सीडीपी किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत जिसका व्यापक अध्ययन किया जाता है, तो उससे एक सवाल दिया और इससे हम 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों में जो 4 बातें दी हुई हैं उस विषय से संबंधित, तो उनको सूक्ष्म उनको भी जानेंगे। हो सकता है कि उनसे संबंधित कोई सवाल आगे भी बन सकता है। तो यहाँ पर साथियों, बाल विकास सीडीपी जो बाल विकास है वो जिस विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं, विविध रूपों में करते हैं। आगे जैसे जैसे क्रियाएं होंगी उनसे अवगत कराएंगे आपको। तो यहाँ पर बाल विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि सामान्यतः शिक्षक भर्ती के लिए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आपकी पात्रता परीक्षा हो, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की पात्रता परीक्षा हो, या शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा हो, भिन्न भिन्न बोर्ड इस टॉपिक को लेते हैं सीडीपी को। तो सीडीपी इसलिए लेते हैं क्योंकि इनमें जो प्रतिभागी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, वह उनके अध्ययन में सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक रूप से रहा है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही हम वास्तविक रूप से
हम बालक को समझते हैं, बालक के विभिन्न विकास की प्रक्रियाओं को समझते हैं। गर्भावस्था से लेकर के और उत्तर किशोरावस्था तक बालक के विभिन्न पक्षों में जिस तरीके के परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बालक किस तरीके से विकसित होता है, तो वह क्षेत्र सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान है। अब साथियों मनोविज्ञान की बात, क्योंकि मनोविज्ञान एक व्यापक और एक मुख्य विद्या शाखा क्षेत्र है। मनोविज्ञान ऐसा विद्या शाखा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अनेक शाखाएं, अनंत शाखाएं। मनोविज्ञान कई ही एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित बीएड, बीटीसी करने वाले, डीएलएड करने वाले, बीएलएड करने वाले या डीएड करने वाले सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान की गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए बाल विकास का जो क्षेत्र है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। अब मानव विज्ञान की बात करें हम, साइकोलॉजी एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसमें मानव की जो एक अंतर्निहित अमूर्त शक्ति हैं उनका किस तरीके से वातावरण के साथ उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, और उन व्यवहारों का जब हम व्यापक रूप से, क्रमबद्ध रूप से या वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं तो उस समय हम मनोविज्ञान की विषय सामग्री को या विषय तथ्य को हम अपने अध्ययन में जोड़ते हैं। साथियों नैदानिक मनोविज्ञान एक ऐसी असामान्य मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। आगे हम इसको भी बताएंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से शाखाएं या कौन कौन से क्षेत्र कार्य करते हैं। तो मनोविज्ञान का एक नैदानिक मनोविज्ञान भी एक क्षेत्र है जो सामान्यतः हम उसे कहीं ना कहीं प्राणी के या मानव के उन व्यवहारों पर ध्यान देते हैं जो असामान्य या जो जांचनीय, जो उपचारात्मक व्यवहार होते हैं। तो सूक्ष्म अर्थ बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वास्तविक पूछा जाए तो वैज्ञानिक समय में जब से विलियम वुंट ने इसको स्थापित किया है तब से हमारी वैज्ञानिक तकनीकियों के साथ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। तो यहाँ साथियों समझे होंगे कि जो CDP है वो जिस विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों, जो कि सामान्यतः वृद्धि और विकास के जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, और उनमें हम ये समझेंगे कि KBS या अन्य भर्ती परीक्षाओं में वृद्धि और विकास की जो तकनीकी शब्दावली के साथ किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान देना, मैं आपको जो भी शब्द बोलूँगा हो सकता है कि शब्दों में जो अभिव्यक्ति है वो कहीं न कहीं जटिल हो, परंतु मैं उसके अर्थ को समझाते हुए सरल से सरल प्रक्रिया में आप तक पहुँचाऊँगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में बच्चे से प्रौढ़ होना किस से संबंधित है। विकास की प्रक्रिया में बच्चे से प्रौढ़ होना, इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे से प्रौढ़ होना किस से संबंधित है। आप ध्यान देना और समझते जाना। प्रथम दृष्टि आपको ही अनुमान लगा करके इसके आंसर को चुनना है अपने, जहाँ पर भी आप अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद इसको स्पष्ट किया जाएगा। पहला ऑप्शन है अनुपात में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है आकार में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है अभिलक्षणों में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है आकृतियों में परिवर्तन। समझने की भी कोशिश करेंगे यहाँ।
जिस तरीके से वृद्धि और विकास बोल उन स्रोतों से, उन शब्दावलियों को, उन भाषाओं क्रियाओं को उसमें जोड़ता है, उस भाषा से भी हम जुड़ें, क्योंकि सरल और सहज जो अप्रमाणित भाषा है वो हमारे श्रम और शक्ति को व्यर्थ की ओर ले जाती है। इसलिए जो मैं भाषा यहाँ पर बेशक साधन सीमित हों, परंतु भाषा वही होगी, क्रियाएं वही होंगी जो कि उससे हम कहीं ना कहीं उसका लाभ उठा लें। तो हम पढ़ते रहते हैं वृद्धि और विकास, और वृद्धि का भी अर्थ हम लगभग समझते हैं और विकास का भी हम अर्थ समझते हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे अध्ययन से कहीं दूर होंगी, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। और ऐसी ही एमसीक्यू को हम आपके साथ लाए हैं कि कम से कम सवालों में टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ में समझा जाए। तो यहाँ पर देखिए, विकास की प्रक्रिया, विकास आप जानते हैं, आगे जैसी जैसी बातें होंगी उनसे और हम अवगत होंगे, उसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। कि बच्चे से प्रौढ़ होना, अब बच्चे से प्रौढ़ होना, विकास के विकास की जब हम प्रक्रियाओं पढ़ते तो वृद्धि और विकास, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब यहाँ पर हम शायद हो सकता है कि डिसाइड न कर पा रहे हों कि बच्चे से प्रौढ़ होना आकार में परिवर्तन है या अनुपात में परिवर्तन है या उसके अवलक्षणों में परिवर्तन है या उसकी आकृतियों में परिवर्तन है। मैं यहाँ आपको इन 4 ऑप्शनों से एक सूक्ष्म तरीके से समझाऊंगा अभी, क्योंकि इनके भी कुछ छोटे छोटे अर्थ हैं, तो उनसे हमारे कहीं ना कहीं टॉपिक के समझने की एक आधार शिला विकसित होती है। तो यहाँ पर अनुपात में परिवर्तन कि कोई भी बालक जब अपने एक आयु को छोड़कर और दूसरी आयु में प्रवेश करता है, अर्थात उसकी एक आयु के अवलक्षण जब दूसरी आयु में उत्तरोत्तर बढ़ते हैं और दूसरे आयु में बढ़ता है, तो उसे हम अनुपात में परिवर्तन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका सामान्यतः अर्थ और उत्तर भी यही होगा, क्योंकि बच्चे से प्रौढ़ होना एक आयु से दूसरी आयु में एक परिवर्तन है। तो इसलिए उत्तर तो सामान्यतः यही है, लेकिन आकार में परिवर्तन जानते हैं इसका वृद्धि में परिवर्तन, यानी कि जो हमारी शरीर की जो एक अंगों में वृद्धि हो रही है उसे हम आकार में परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि कोई बालक शैशव है या बाल्यावस्था का है या किशोरावस्था का है, उसके अंग जितने विकसित होते जा रहे हैं उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में, भार में, वो हमारा आकार में परिवर्तन होता है। अवलक्षणों का परिवर्तन है कि कहीं ना कहीं उसकी जो छिपी हुई चीज़ हैं उसको बाहर आ जाए। जैसे मान ली दूध के दांत निकलना, किशोरावस्था में प्रवेश होता है, किशोरावस्था में दाढ़ी मूछें निकलना, बालक और बालिकाओं की आवाज़ में परिवर्तन होना, कुछ हार्मोन्स विकसित होना, तो ये हमारे अवलक्षण है। और आकृतियों में भी यही परिवर्तन, इस तरीके के परिवर्तन दिखाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने स्वरूप में कहीं ना कहीं परिवर्तन करता है, क्योंकि संवेदनशीलता शरीर की और असंवेदनशीलता ये कहीं ना कहीं हमारी आकृति के परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आप यहाँ समझ गए होंगे, क्योंकि ये सवाल वृद्धि और विकास के क्षेत्र से लिया गया है। इसमें हमारी वृद्धि और विकास, क्योंकि परिवर्तन का जो स्वरूप होता है वो कहीं ना कहीं वो हमारी वृद्धि में और विकास के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों को निरूपित करता है। तो ये आगे हम और भी सीरीज की जो क्वेश्चन है उनसे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, समझते जाएं और नोट्स भी बनाएं, बाकी चीज़ें जैसी जैसे होंगी उन्हें और व्यापक दृष्टिकोण से उसका आप तक पहुंचाएंगे। अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है? ये भी वृद्धि और विकास से ही है। प्रश्न है, अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिसका मात्राकरण किया जाता है।
समझ गए होंगे क्वेश्चन। अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी, ये भी वृद्धि और विकास है, क्योंकि आज की जो सीरीज है वो वृद्धि और विकास की अर्थ को स्पष्ट करने पर हमारा ध्यान रहेगा, और उस पर हम जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो एक सवाल एक टॉपिक को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विकास, डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन है समृद्धि, इसे ग्रोथ कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता। चौथा ऑप्शन है अनुभवों का संगठन, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। साथियों, यहाँ इस क्वेश्चन से समझ रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन वृद्धि और विकास के अर्थ को स्पष्ट करने वाला है। इसमें 4 ऑप्शन है। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आपने देखे भी होंगे कि ये 4 जो शब्दावली हैं वो कहीं ना कहीं इनके अपने अर्थ भी हैं। अब यहाँ जो प्रश्न में पूछा गया, और जो कहीं ना कहीं आप जब लंबी जो बोर्ड की मानक सीरीज़ों से जुड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ वृद्धि और विकास है। और वृद्धि और विकास से जो संभवतः जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, सरल नहीं बल्कि जो ऐसे जो एक एक सवाल कहीं ना कहीं उस टॉपिक को कई सवालों के दृष्टिकोण से हमारे अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक हो। तो यहाँ पर अंगों, आप समझ रहे होंगे अंग है, अंग शरीर के जो अंगों में, अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी। अच्छा, संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी तो विकास का भी अर्थ होता है, बढ़ोतरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसके परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी, ये वृद्धि और विकास के दोनों बातों पर ही केंद्रित है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को और भी दूसरे अर्थ में भी समझेंगे। अब कह रहा है कि क्या कहा जाता है जिसका मात्राकरण किया जाए। अच्छा, मात्राकरण से आप स्पष्ट हो गई होगी आपकी ये बात, क्योंकि मात्राकरण सिर्फ शारीरिक वृद्धि की ही की जाती है, ग्रोथ की ही की जाती है, जिसमें लंबाई में, भार में, आकार में जो परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पर अब 2 बात समानार्थी दी है। विकास तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि विकास तो गुणात्मक पक्ष की बात करता है। जब गुणात्मक पक्ष की बात मात्राकरण कह रहा है तो इसमें विकास और अनुभवों की बात तो इसमें से कैंसिल ही हो गई। क्यों? कि अनुभव तो एक गुणात्मक पक्ष का हिस्सा है, विकास इसमें मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही बातें होती हैं। परंतु जब ये ऐसी बात आ जाती है कि इसका मात्राकरण किया जाता है तो यहाँ 2 बातें, एक तो परिपक्वता है, एक है समृद्धि, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। इनको सिर्फ जब मात्राकरण की जब बात आ जाती है तो या तो समृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, या होगी मैच्योरिटी। लेकिन मैं आपको बताऊं परीक्षार्थियों, ध्यान देना कि जब जिस विषय का मात्राकरण किया जाता है तो उसका बड़ा क्षेत्र वृद्धि ही होती है, ग्रोथ ही होता है। क्योंकि ग्रोथ में परिपक्वता तो एक व्यवहारिक पक्ष है, ये भी मैं तुम्हें यहाँ स्पष्ट करूँगा। क्योंकि ग्रोथ हमारे उन शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी है जिनका हम मापन कर सकते हैं, जो एकांकी होती है, जो आकार में, जो हमारी लंबाई, भार और भी आंतरिक शरीर की जो भीतरी अंगों की जो वृद्धि है, वो सब हमारे मात्राकरण के विषय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर अंगों या संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी जिसकी मात्राकरण किया जाता है वहाँ वृद्धि होगी। अब यहाँ वृद्धि, समृद्धि, आंसर इसका समृद्धि है। लेकिन अगर हम बात करें परिपक्वता की तो परिपक्वता अपने आप में वृद्धि अथवा आनुवांशिक जो रूपरेखा है उसकी व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक निश्चित क्रम के आधार पर या तो वृद्धि की अर्थ को स्पष्ट करती है या वो आनुवांशिकता के अर्थ को स्पष्ट करती है। तो परिपक्वता का सीधा अर्थ समझें कि शरीर जब अपने आप में कहीं संरचनात्मक रूप से बनता है तब वो व्यवहार में ढलता है, और शरीर के द्वारा जो व्यवहार है वो परिपक्वता कही जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे बालक, 1 साल का बालक जब वो घुटनों के बल चलता है या फिर खड़ा होता है और चलने लगता है, 1 साल का बालक चलने लगता है। तो जब 1 साल का बालक चलने लगता है तो किसका उदाहरण है? ये है परिपक्वता का। चलना एक व्यवहार है, किसके द्वारा हुआ? शरीर के द्वारा। इसलिए शरीर की संरचना जो अपने अंगों में यथावत संगठन में बनती है और उसका जो व्यवहार है उसी को हम परिपक्वता कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें।
एक बार फिर मैं आपको यहाँ नोट के तौर पे समझा देता हूँ कि वृद्धि या समृद्धि, ग्रोथ, ग्रोथ का जो एक क्रियात्मक पक्ष है, क्रियात्मक अथवा व्यवहारात्मक पक्ष, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरिटी। जैसे इसका एक उदाहरण है, जैसे बालक चलने लगा, बालक वजन उठाने लगा, बालक खेलने लगा, बालक लिखने लगा, ये परिपक्वता के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के अनुसार समृद्धि यानी वृद्धि, ग्रोथ ही इसका आंसर है आगे की, क्योंकि ये भी सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण शब्दावली से जुड़ा हुआ है। अनुभवों का संगठन जो हमारे गुणात्मक पक्ष को स्पष्ट करता है, वो मात्रात्मक नहीं करता, क्योंकि अनुभव हमारे कहीं न कहीं जो मात्रा और गुण की, अर्थात हम ये कह दें जब विकास होता है तो उसमें एक मात्रा और गुण का जो एक संगठन बनता है, अनुभव संगठित होता है, ज्ञान संगठित होता है, जिसमें अधिगम के स्वरूपों का संगठन बनता है, तो उस चीज़ को हम अनुभवों का संगठन कहते हैं। साथियों, अगली सीरीज का अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, निम्न में से विकास के परिवर्तनों के प्रारूप से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास के परिवर्तनों से संबंधित प्रारूप नहीं है, पैटर्न नहीं है। अब समझ रहे होंगे कि यहाँ विकास से संबंधित या वृद्धि से संबंधित बहुत से सवाल आते हैं, तो ये भी सवाल एक महत्वपूर्ण है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से समझने की कोशिश करना। पहला, विकास गतिशील परिवर्तनों का प्रारूप है। पहला ऑप्शन है कि विकास गतिशील परिवर्तनों का प्रारूप है, समझते जाना। दूसरा, विकास निश्चित परिवर्तनों का प्रारूप है। विकास निश्चित परिवर्तनों का प्रारूप है, प्रारूप बोले तो पैटर्न। तीसरा, विकास क्रमबद्ध एवं एकीकृत परिवर्तनों का प्रारूप है। विकास क्रमबद्ध, ऑर्डरली, क्रमबद्ध एवं एकीकृत, इंटीग्रेटेड परिवर्तन का प्रारूप है। चौथा ऑप्शन, विकास पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। विकास पूर्व कथनीय, प्रिडिक्शन, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। ये जो विकास से संबंधित क्वेश्चन है, आप जब बोर्ड पर देख रहे हैं तो ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम इसको समझ गए तो संभवतः है
विकास के मूलभूत अर्थ को समझने में हमारी बहुत सी एक अर्थ स्पष्ट होंगे। यहाँ वहाँ पूछा जा रहा है कि विकास के परिवर्तन, क्योंकि विकास अपने आप में एक परिवर्तन है। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों का एक पैटर्न है, प्रारूप है। विकास में क्या क्या चीज़ सम्मिलित हैं जिन्हें हम कहते हैं, और विकास से जुड़ी हुई जब विकास की प्रक्रिया में कुछ ऐसी शब्दावली होती हैं और उनसे जुड़े हुए वो उनके विकास के नियमों में, वृद्धि और विकास के नियमों में या सिद्धांतों में या उसकी विशेषताओं में जब पूछ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो शब्दावली हमारे लिए एक असहज या कठिनाई का अनुभव कराती है। तो यहाँ पर आप ये साथियों अपना अनुमान लगाएं कि कौन सा विकास के परिवर्तनों से संबंधित प्रारूप नहीं है, पैटर्न नहीं है। तो ये तो पढ़ते होंगे, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा हो या आपकी सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में DSSB की हो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इससे हमने अगर कहीं ना कहीं विकास या वृद्धि को पढ़ने की शुरुआत की तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ सहायता मिलेगी। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि विकास के जब अर्थ पढ़ते हैं तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि विकास गतिशील भी है, विकास क्रमबद्ध भी है और विकास पूर्वकथनी भी है। विकास एकीकृत है, विकास के जो परिवर्तन है वो एकीकृत है। अर्थात एकीकृत का मतलब समझें, इंटीग्रेटेड मतलब कि वो एक साथ होते हैं, इसीलिए विकास का एक प्रतिमान निरूपित होता है। इसे कहते हैं कि विकास समान प्रतिमानों का एक प्रारूप है। तो यहाँ पर विकास गतिशील है क्योंकि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की व्यापक है। विकास में सारी चीज़ें विद्यमान रहती हैं, सार्वभौमिक रूप से हम बहुउद्देशीय जिन चीज़ों को पढ़ते हैं विकास में वो सब विकास में निहित होती हैं। दूसरा, विकास निश्चित परिवर्तनों का प्रारूप है, यही नहीं है, क्योंकि निश्चित परिवर्तनों का प्रारूप नहीं है। क्यों? विकास में निश्चितताएं नहीं है। विकास व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर एक सतत है और बहुआयामी बहुदिश है, इसलिए आपका आंसर ये नहीं है। विकास में क्रमबद्धता भी होती है, विकास में एकीकृत बोलें तो इंटीग्रेटेड, अर्थात जो एक साथ होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम एकीकृत परिवर्तन कहते हैं। और इसी के आधार पर विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रारूप है वो विकसित होता है, उसे कहते हैं समान प्रतिमान का प्रारूप, जो हमारे विकास के नियमों में कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उनको समझने में हमें कठिनाई होती है। तो यहाँ से थ्योरी भी समझ लेंगे, सूक्ष्म रूप में मैं आपको थ्योरी भी समझा रहा हूँ। तीसरा, क्रमबद्धता होती है, राइट है। विकास में पूर्व कथनीय यानी अनुमान विकसित होता है, क्योंकि किसी के विकास में यानी कि किसी की शारीरिक वृद्धि हुई तब भी हम ये कह सकते हैं, पूर्व कथन कर सकते हैं। पूर्व कथन माने उसके लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन, कि भाई ये हो सकता है। शरीर के आकार में वृद्धि होना या शरीर के अभिलक्षणों में या उसकी आकृतियों में या उसके कहीं ना कहीं मात्रात्मक रूप में जब कहीं ना कहीं परिवर्तन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में ये हो सकता है। इसी तरीके से जब बच्चे के जब गुणात्मक व्यवहारों में, अनुभवों में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है तो उसके बारे में भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो विकास इन ही प्रतिमानों के आधार पर निश्चित आगे बढ़ता है। तो ये तीन बातें विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें बेशक आप अपने नोट करके अर्थ में भी लिख लें कि विकास में क्रमबद्धता होती है, विकास में गतिशीलता होती है, विकास में पूर्व कथन होता है। तो समझ में आई होगी। आगे की सीरीज का अगला क्वेश्चन वृद्धि और विकास से ही संबंधित सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि विकास शब्द किन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं कि ये सवाल आपने कहीं ना कहीं टुकड़ों में पढ़ा भी होगा, यहां से थ्योरी भी समझेंगे। प्रश्न है, विकास शब्द किन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विकास शब्द, जो डेवलपमेंट शब्द है वो कौन से परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शब्द किन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथियों, पहला ऑप्शन है इसका परिणामात्मक।
परिमाणात्मक। दूसरा ऑप्शन है मात्रात्मक। तीसरा ऑप्शन है संवर्धनात्मक। कठिन शब्द नहीं है, ग्रोथ है, सीधी सी बात। संवर्धनात्मक, संवर्धन कहो, वर्धन कहो या वृद्धि कहो, ये ग्रोथ है ये। चौथा ऑप्शन है दिशात्मक। इस क्वेश्चन से भी वृद्धि और विकास की थ्योरी क्लियर होती है। तो यहाँ पर किया गया कि विकास शब्द किन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आप अनुमान लगाएं। विकास कह देने का मतलब है इसमें वृद्धि निहित होती है, क्योंकि विकास में मात्रा और गुण दोनों ही निहित हैं, लेकिन वृद्धि की बात करेंगे तो केवल एक सिर्फ और सिर्फ मात्रा की बात होगी। तो विकास को ही पढ़ना है हमें। विकास में सारी चीज़ें निहित होती हैं। जब विकास को केंद्र में बना करके हम अध्ययन को शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। टुकड़ों में न पढ़ करके हम उसे केवल उसके व्यापक स्वरूप को लें, बेशक उसकी सामग्री को हम सीमित कर लें, ठीक है। तो यहाँ विकास शब्द किन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि ऐसा कौन सा इनमें से महत्वपूर्ण शब्द है जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं आप, परिमाणात्मक जो कहीं ना कहीं उस निश्चितता को स्पष्ट कर रहा है, मात्रात्मक वो भी निश्चितता को स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो बातें वृद्धि से संबंधित हो गई, क्योंकि इसमें कोई गुण की भी बात नहीं है। तीसरा संवर्धन, जो भी ग्रोथ की बात कर रहा है। तो विकास जो शब्द है वो दिशात्मक होता है, दिशात्मक। अब प्रश्न उठता है कि विकास की एक दिशा होती है, निश्चित रूप से विकास एक दिशा होती है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि विकास में वृद्धि निहित है, और जब वृद्धि को हम पढ़ते हैं तो उसके जितने भी उससे संबंधित उसकी टर्मोलॉजी है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल, शरीर के अंगों में होने वाला परिवर्तन। तो अब जो वृद्धि की बात करिए तो शरीर की बात हो रही है। अब शरीर की बात जब होती है तो विकास शरीर का सबसे पहले गर्भावस्था से शुरू होता है। तो गर्भावस्था में बालक का जो सबसे पहले मस्तिष्क लघु शरीर का निर्माण होता है, और फिर वो उसके धड़ का निर्माण होता है। तो दिशात्मक विकास के सिद्धांत भी हैं। एक पढ़ा होगा आपने कि सिरोपदाभिमुख, दूसरा पढ़ा होगा आपने समीप दूराभिमुख। सिरोपदाभिमुख सफोलोकैडल, समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमल। तो यहाँ पर हमने विकास की एक निश्चित रूप से दिशा होती है, तो सही रूप में आंसर आपका है दिशात्मक। दिशात्मक में दो सिद्धांत बनते हैं उसके, एक बनता है सिरोपदाभिमुख और दूसरा बनता है समीप दूराभिमुख, प्रॉक्सिमोडो डिस्टल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कई भी प्रश्न आ जाता है कि विकास की दिशा होती है, और ये जितने भी हमारे जो एक शब्द जो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, इन्हीं से विकास के सिद्धांत निर्मित हो जाते हैं। इन्हीं से विकास के कौन सा है कौन सा नहीं है ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो साथियों समझे होंगे कि यहाँ विकास की जो एक दिशा होती है और जो दिशात्मक जो बात है वही उसके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दिशा में दोनों ही बात निहित होती हैं, एक मात्रा भी निहित है और एक उसका गुण भी निहित है। क्योंकि किसी भी बालक की जब मात्रात्मक स्वरूप का अथवा वृद्धि होती है तब उसके गुणों का उसमें स्वतः ही जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके व्यवहारिक अनुभव में संचय होता जाता है। तो आगे अगली सीरीज का अगला क्वेश्चन साथियों इसी वृद्धि और विकास से संबंधित, ये आपके लिए जितने भी सवाल हैं ये इन परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अगला है कौन से परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत प्रश्न। कौन से परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, जो एक निर्धारित
क्रम का अनुसरण करते हैं। जो आनुवंशिक रूपरेखा द्वारा सुनिश्चित होते हैं, जो आनुवंशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट, जेनेटिक ब्लूप्रिंट रूपरेखा द्वारा सुनिश्चित अथवा अभिव्यक्त केंद्रीय विद्यालयों की भर्ती में सवाल आया हुआ सवाल है ये। अभिव्यक्त होते हैं जो हमारी समृद्धियों विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। जो हमारी समृद्धि माने ग्रोथ, तुमने बार बार समृद्धि का नाम सुना होगा, जब बोर्ड के द्वारा शब्दावली अपनाई गई, समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। बहुत ही सहायक क्वेश्चन है। केंद्रीय विद्यालय की जो पूर्व की भर्ती जो हुई है उनमें शिक्षा शास्त्रीय बाल विकास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं। अनुभवात्मक, दूसरा है अधिगमनात्मक, तीसरा है परिपक्वतात्मक, चौथा है गुणात्मक। अनुमान लगाएं, कुछ सेकंड अपना प्रश्न को पढ़ें और अनुमान लगाएं, समझें, क्योंकि वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे हमारा जो वृद्धि विकास का टॉपिक निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं सूक्ष्म अर्थ स्पष्ट होता है। कौन से परिवर्तन, क्योंकि विकास का मतलब ही परिवर्तन होता है, कौन से परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, जो आनुवंशिक रूपरेखा द्वारा सुनिश्चित या अभिव्यक्त होते हैं, जो हमारी समृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में समानता उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा हो सकता है? ये सवाल भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अर्थ को स्पष्ट कराने में सहायक है। आप इसे 4 बार पढ़ें, विकास उतना ही आपको समझ में आएगा, आपकी मुट्ठी में होगा कि विकास और वृद्धि की क्या है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि विकास के उन तथ्यों को समझ लेना है और उनसे बनने वाले जो सवाल हैं उन पर हम ध्यान दें। तो निश्चित रूप से इतना बोर्ड का वो भी नहीं है कि वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी शब्दावलियों का ही आपसे क्वेश्चनों को दे जो आप पूर्व में जानते हैं। बोर्ड को नहीं पता है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि बोर्ड की ये शब्दावली है। एनसाइक्लोपीडिया में जो बोर्ड शब्दावली मानक शब्दावलियों का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बातें हैं। देखो यहाँ समझें, अनुभव भी हमारे एक गुणात्मक अर्थ को स्पष्ट करते हैं, अधिगम भी हमारे गुणात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हैं। गुणात्मक वो है ही है परिपक्वता। क्यों? कि अगर बालक की जो शारीरिक वृद्धि होती है तो वो शारीरिक वृद्धि आनुवंशिक रूपरेखा जो गुणों का एक संचय है, उसका एक बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप है, और उसके द्वारा जो अव्यक्त यानी कि जो आनुवंशिकता या वृद्धि के द्वारा जो अव्यक्त हो रहा है, व्यवहार में लाया जा रहा है, तो उसे हम परिपक्वता कहते हैं। फिर एक बार परिपक्वता से संबंधित आपके सामने सवाल आया है, तो ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि परिपक्वता शरीर या आनुवंशिकता की वो संरचनात्मक जो हमारी अभिव्यक्ति है। हमारा शरीर एक संरचना है, हमारी आनुवंशिक भी पैतृक गुणों का एक संगठन है,
अनुवांशिकता के दो स्वरूप होते हैं, जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप, जेनोटाइप और फेनोटाइप। और जो जीन प्रारूप है वो हमारे आंतरिक गुण, पैतृक गुणों का जिसका हम परीक्षण करते हैं, जैसे कि डीएनए द्वारा। और हमारा दृश्य प्रारूप है उसी अनुवांशिकता का बाह्य स्वरूप है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि आँख का रंग है, त्वचा का रंग है, आवाज़ है, चेहरे का स्वरूप है, ये सब दृश्य प्रारूप हैं। और इन दृश्य प्रारूपों की जो व्यवहारात्मक क्रिया हैं वो हमारी परिपक्वता कही जाती है। क्योंकि व्यक्ति के कहीं न कहीं जो शरीर के द्वारा होने वाले शरीर से, जैसे ही शरीर मैच्योर होता है, यानी कि जैसे ही शरीर दृढ़ होता है, वैसे ही अपने आप में व्यवहार करने लगता है। तो ये एक परिपक्वता का उदाहरण है। समझे होंगे? इसे एक दो बार और पढ़ना। इन जो सीरीज़ हम दे रहे हैं, जब वृद्धि और विकास को और छान छान करके उससे संबंधित सभी बोर्डों से ली गई इनकी कठिन पैटर्न पर आधारित हैं। अगला सीरीज़ का जो सवाल है, विकास कौन सी प्रक्रियाओं से परस्पर प्रभावित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न, विकास कौन सी प्रक्रियाओं से परस्पर प्रभावित होता है? से परस्पर प्रभावित होता है। विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है जैविक प्रक्रिया, दूसरा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव। जैविक माने आपकी फिजिकल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, तीसरा है समाज संवेगात्मक प्रक्रिया, चौथा है उपर्युक्त सभी। विकास को केवल जब हम पढ़ते हैं तो विकास में 3 बात निहित होती हैं। विकास के परिवर्तनों में 3 अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्यतः अगर हम कहें तो जैविक फिजिकल क्रियाएं जो हमारी वृद्धि में निहित हैं, जिस तरीके से हमारी आनुवंशिकता द्वारा उनकी संरचना एक रूपरेखा के रूप में विकसित होती है। दूसरी है संज्ञानात्मक, जो मानसिक रूप से जिस तरीके से हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं या प्रत्यक्षण करते हैं, परसेप्शन, या और भी हम समस्या समाधान करते हैं, जितनी विश्लेषण करते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं, जो हम अपने मस्तिष्क द्वारा जो व्यवहार करते हैं वो हमारा मानसिक प्रक्रिया कही जाती है। ये भी विकास का एक महत्वपूर्ण जो अंतः संबंधित अंग है। तीसरा है समाज और समृद्धि, दोनों को एक साथ जोड़ा गया, क्योंकि किसी भी बालक का जो मानक शब्दावलियों में किसी भी बालक का जो सामाजिक एक दायरा है उसमें उसके किस तरीके के कार्य क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से बच्चे पर मनोवैज्ञानिक या सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ता है। ये बातें हैं, जैसे कोई बालक मान लीजिए दूसरों को देख करके, छोटा बच्चा है, शिशु है, वो दूसरे अपरिचित चेहरे को देख करके रो नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग उसके समाज के संबंधों पर आधारित हैं और रोना उसके कहीं ना कहीं इमोशन को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर कोई किशोर है, अपने साथियों से मैच हार जाता है, दुखी होता है, तो ये पढ़ा होगा तुमने कि दुखी होना वास्तविक कहीं ना कहीं उसके संवेगों का है, और साथियों से साथ क्रिया करने के बाद तो ये दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए। समाज में जब हमारे कार्य होते हैं तो उनसे हमारे मनोवैज्ञानिक इमोशनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे विकास को हम समाज संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो ये विकास में 3 बात महत्वपूर्ण है, इन तीनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसे ध्यान रखना। कभी भी प्रश्न आ भी जाता है कि विकास में
चीज़ें हैं। तो यहाँ समानार्थी शब्द भी हो जाते हैं कि विकास ये हमारे गुणात्मक पक्ष की बात करता है, ये भी हमारे गुणात्मक पक्ष की बात करता है, ये हमारे मात्रात्मक पक्ष की बात करता है। तो ये दोनों तीनों बातें अपने आप में अंतर संबंधित हैं। सीरीज का अगला क्वेश्चन, कौन सी विकासवादी परिवर्तन किसी प्रजाति की विकासवादी परिवर्तन किसी प्रजाति की विकासवादी परिवर्तन किसी प्रजाति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यह अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। यह अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन समृद्धि, तीसरा ऑप्शन क्रम विकास, चौथा ऑप्शन उत्परिवर्तन। साथियों, ये भी एक महत्वपूर्ण आपके वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ सवाल है, जो यह इस सवाल के माध्यम से भी हम वृद्धि और विकास के उस अर्थ को समझने में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि विकासवादी परिवर्तन, विकासवादी परिवर्तन सुना होगा आपने, एक डार्विन जिन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया था। 1859 में उन्होंने एक थ्योरी विकसित की थी, विकासवादी थ्योरी। तो उनके आधार पर अगर हम किसी प्रजाति की जब पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने गुणों का जो हस्तांतरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, और परंतु उनके जो परिवर्तन है बड़ी धीमी गति से होते हैं, अतीतों से चले आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। यही मानिए कि हमारा जो मानव का आज के मानव का स्वरूप है, अतीत के मानव के स्वरूप से बहुत लंबे समय के बाद आज विकसित हुआ है। तो इसी तरीके के परिवर्तनों को हम प्रजाति विशेष के परिवर्तन कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे उस विकासवादी या विकास के उस दृष्टिकोण में इसका जो अर्थ है वो है क्रम विकास। चारों बातों समान सी लग रही होंगी आपको, क्योंकि परिपक्वता किसी भी आनुवांशिक रूपरेखा या वृद्धि के उस स्वरूप को अभिव्यक्त करना है। ये समझ गए होंगे कि किसी भी प्राणी जो जीव है वो अपने कहीं ना कहीं उस शक्ति में दृढ़ होता जाता है, तो उसे व्यवहार में लाता है, वो परिपक्वता है। समृद्धि हमारे अंगों में आकार में जो परिवर्तन है जिसे हम माप सकते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन, ये आपका एक आनुवांशिक द्वारा एक चयन की प्रक्रिया है। ये क्रम विकास हमारी प्रजाति एवोल्यूशन, इन्हें हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, किसी भी कहीं पर भी सवाल आ जाए विकासवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि विकास सभी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों से प्रभावित होता है। ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण है, इन पर हम कोई ना कोई सवाल होगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। तो आगे की सीरीज़ लेते हैं साथियों। अगला सवाल है वृद्धि और विकास की अगली सीरीज में कि कौन निम्न में से कौन सा विकास के परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। निम्न में से कौन सा विकास के परिप्रेक्ष्य
से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन, विकास में प्राप्तियां तथा हानियां दोनों ही सम्मिलित हैं। विकास में प्राप्तियां तथा हानियां दोनों ही सम्मिलित हैं। दूसरा ऑप्शन, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। तीसरा ऑप्शन, विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। विकास अत्यधिक लचीला, फ्लेक्सिबल या संशोधन योग्य होता है। चौथा, उपर्युक्त सभी विकास से संबंधित हैं। उपर्युक्त सभी विकास के परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। अनुमान लगाएं, विचार करें कि विकास के परिप्रेक्ष्य से संबंधित क्या विकास में कौन कौन से परिप्रेक्ष्य जो विकास के सिद्धांतों को, ये नियमों को निरूपित करने में सहायता करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इन क्वेश्चन को समझने से हमें कहीं ना कहीं विकास के उन जो अभ्यास सीरीज़ हैं उनसे हमें विकास की और वृद्धि के अर्थ को समझने में कुछ न कुछ सहायता ज़रूर मिल रही होगी। तो साथियों, इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा चौथा, क्योंकि विकास में प्राप्तियाँ और हानियाँ दोनों ही रहती हैं। विकास चक्राकार है, विकास बहुदिश है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रक्रिया है जो उसका ये परिप्रेक्ष्य है, जिसमें किसी अवस्था तक विकास में प्राप्तियां होती हैं तो किसी अवस्था में विकास में कुछ हानियां होती हैं। एग्जाम्पल, युवा अवस्था तक शारीरिक समृद्धि वृद्धि होती है तो वृद्धावस्था में शरीर की वृद्धि या शरीर की शक्ति में कमी आती है। तो विकास में प्राप्तियां और हानियां यानी उन्नति और ह्रास दोनों ही निहित हैं। विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित है, सही बात है ये, क्योंकि आज जो हम विकसित अपने परिवेश में अपने आप को ढाले हुए हैं, इसकी जो आधारशिला है अतीत से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल, आज हम बहुत ही विकसित कक्षाओं में बैठते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन आज से 50 साल पूर्व क्या ऐसी कक्षाएं थीं? तो इसलिए विकास जो अपने अतीत के कहीं न कहीं उनके आधार पर आगे बढ़ता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ये परिप्रेक्ष्य है। विकास अत्यधिक लचीला है और संशोधन योग्य, एक ही बात है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो हमारे अनुभवों में और हमारे कहीं ना कहीं जो जीवन की बहुत सी ऐसी गलती होती हैं तो वहाँ हम अपने आप को सुधारते हैं। तो ये विकास में कहीं ना कहीं हमारे अनुभवों में बदलाव भी करते हैं। कोई बदलाव जो हम लाते हैं तो वो हमारे आगे की जीवन के लिए, तो ये सारी चीज़ें विकास में निहित होती हैं, तो उपयुक्त सभी होती है। तो ये आपके वृद्धि और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सीरीज़ का अगला क्वेश्चन आपके सामने कि
प्रमुख विकासात्मक अवस्था या अवधि हैं। प्रमुख विकासात्मक अवस्था या अवधि, अवधि माने काल, अवधि हैं। कौन सी है? पहला ऑप्शन शैशवावस्था से उत्तर किशोरावस्था तक, शैशवावस्था से उत्तर किशोरावस्था तक। दूसरा ऑप्शन गर्भावस्था से उत्तर किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से उत्तर किशोरावस्था तक। तीसरा ऑप्शन शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक, शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक। चौथा ऑप्शन प्रसव पूर्व अवस्था से वृद्धावस्था तक। तो यहाँ पर विचार करें, ध्यान दें, अनुमान लगाएं कि विकासात्मक, प्रमुख विकासात्मक अवस्था या अवधि हैं। याद रखना इस चीज़ को कि विकासात्मक अवस्थाओं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इस पर एक बार हम ज़रूर समझ लें कि बाल विकास की अवस्था विकासात्मक अवस्था है। हालांकि में ये अवधि या काल विभाजन का ही एक क्रिया है, वर्गीकरण है कि जब पूछा जा रहा है प्रमुख विकासात्मक अवस्थाएं तो वो कौन कौन सी अवस्था हैं, और यदि बाल विकास की अवस्थाएं पूछी जाती है तो वो कौन कौन की अवस्थाएं। तो यहाँ एक मोटे तौर पर ये समझें कि हमने नंबर एक तो हमने बाल अवस्था, विकास की बाल अवस्थाएं, और दूसरी है विकासात्मक अवस्था। ये बाल विकास की अवस्थाएं यानी बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं जैसे पहले गर्भावस्था से उत्तर किशोरावस्था तक। गर्भावस्था, जन्म हुआ, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सारी चीज़ें उत्तर किशोरा, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। अब विकासात्मक अवस्था में अलग कुछ नहीं है, वहाँ से फिर आगे बढ़ जाती है, एक प्रौढ़ावस्था हो जाती है और आपकी वृद्धावस्था, ये और बढ़ जाती हैं यहाँ से। ये विकासात्मक अवस्था की, क्योंकि विकासात्मक अवस्थाएं जीवन पर्यंत चलने वाली होती हैं और बाल विकास की अवस्थाएं उत्तर किशोरावस्था तक होती हैं। बस इतना ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है विकास की प्रथम अवस्था, यहाँ पर भी बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही कहीं ना कहीं विकासात्मक अवस्थाएं या बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित बड़ा स्पष्ट अर्थ है। कई परीक्षाओं में देखा गया है कि विकास की पहली अवस्था कौन सी है, तो बाल विकास की पहली अवस्था या विकास की पहली अवस्था, क्योंकि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। तो गर्भावस्था से जब विकास प्रारंभ होता है तो विकास की सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था हो गई। हाँ, माना कि कहीं कहीं सवाल आता है कि विकास की पहली अवस्था कौन सी है, बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, उसमें गर्भावस्था नहीं है ऑप्शन में और शैशवावस्था है, तो हम शैशवावस्था को पहली अवस्था मान लेते हैं। तो ये चीज़ तो हम वहाँ कंसेप्चुअल समझ जाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सा अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें तो एक लेक्चर या संप्रेषण की क्रियाओं में जो संवाद होता है उसमें ही हम समझ लेते हैं। तो ये बात यहाँ स्पष्ट हुई। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखें, सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको जितने भी क्वेश्चन देंगे उस टॉपिक से जुड़ी हुई सीरीज़ होगी और जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं को पास कराने में हमारी मदद करेगी। आप अनवरत रूप से पढ़ें,
तो अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में संबंधित सिद्धांत नहीं है। प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में संबंधित सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन, सिद्धांत तो आप जानते ही हैं कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत या नियम कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत समझ रहे होंगे। दूसरा, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीसरा, विकासात्मक दिशा का सिद्धांत, विकासात्मक दिशा का सिद्धांत। चौथा, वर्गीकरण का सिद्धांत। ये वृद्धि और विकास के जो नियम हैं, सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, उनसे संबंधित एक सवाल है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण 4-5 ऐसे सिद्धांत हैं, अगर हम उन्हें उसके तथ्यों को क्वेश्चनों के माध्यम से या उसके थ्योरी के माध्यम से उसके अर्थ को समझ लिया तो डेफिनेटली हम वृद्धि और विकास के सिद्धांत को हम बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा इसका और समझ रहे होंगे और अनुमान लगा रहे होंगे। वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का भी सिद्धांत है वृद्धि और विकास में, क्योंकि एक मानव दूसरा मानव कहीं ना कहीं शरीर में, अनुभवों में, परिपक्वता में अथवा मात्रा और गुण में अलग ही अलग है, तो सिद्धांत है। समान प्रतिमानों का भी सिद्धांत है। अभी समान प्रतिमानों का जो सिद्धांत है तो वो हमारे निश्चित इस बात को भी स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, एक साथ चलते हैं। अर्थात बालक का जब समान प्रतिमान की बात होती है, जब बालक का शरीर बढ़ता है तो उसके संज्ञान में भी वृद्धि होती है। जब बालक के शरीर संज्ञान विकसित हो रहे हैं तो उसके सामाजिक और संवेगात्मक गुणों का भी एक गुण या अर्थ विकसित होता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि समान प्रतिमान का भी सिद्धांत है और विकासात्मक दिशा का भी सिद्धांत है। विकासात्मक दिशा के 2 ही सिद्धांत जो महत्वपूर्ण हैं इसमें, एक तो है सिरोपदाभिमुख जो मस्तकादोमुखी के नाम से जाना जाता है, यानी सिर से पैर की ओर। एक है समीप दूराभिमुख अथवा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो ये भी सिद्धांत हैं, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। वर्गीकरण किसी भी अवस्था की विशेषता है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपका वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, क्लासिफिकेशन का सिद्धांत नहीं है। तो ये आपका वृद्धि और विकास का एक सीरीज का एक अगला सवाल रहा। उससे आगे 1-2 परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है विकास से संबंधित, कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यह परिभाषा है, देखने को मिल जाती है। टॉपिक है विकास वृद्धि का, इसमें कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो,
तीसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ, बी हरलॉक, चौथा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर। ये चार व्यक्ति हैं और जो खासकर विकास और अधिगम से जुड़ी हुई परिभाषाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन व्यक्तियों को तो हमें ज़रूरी पढ़ा लेना चाहिए। ये मैं आपको एक सुझाव के रूप में संकेत दे रहा हूँ कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, विकास और अधिगम में इनकी महती भूमिका है। तो परिभाषाओं में इनमें से कोई न कोई पूछ भी लिया जाता है, भिन्न भिन्न परिभाषाओं में, भिन्न भिन्न बोर्डों की परीक्षाओं में देखा भी गया है। तो यहाँ पर विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, ये बात कही थी स्किनर ने। लेकिन क्रो एंड क्रो ने ये बात कही थी कि बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास की जो मनोविज्ञान है, गर्भावस्था से लेकर के और उत्तर किशोरावस्था तक जो अध्ययन होता है उसे हम विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। एलिजाबेथ बी हरलॉक ने कहा था कि विकास की प्रक्रिया केवल बढ़ने से ही नहीं है, व्यवस्थित एवं समान प्रतिरूपों से है। ये बात उसने कही थी। जेम्स ड्रेवर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एक सहसंबंध के बारे में परिभाषा देता है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं परिभाषाओं से जुड़े हुए होते हैं। एक सवाल है उस पर, और आप इसी सीरीज़ की जो महत्वपूर्ण सवाल है विकास पे, फिर आपसे प्रश्न है कि वृद्धि एवं विकास को मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें बालक के स्थूल विकास कहे जाएंगे। पहला ऑप्शन है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है अनुभवात्मक, चौथा है अधिगमनात्मक। इस सवाल पे आप अपना एक कॉमन व्यू विकसित करें। अगर आप वृद्धि और विकास को कहीं ना कहीं इन सीरीज के क्वेश्चनों से समझे होंगे, तो मैं समझता हूं कि इस सवाल पर आप अपनी क्रियाओं को स्पष्ट करेंगे कि वृद्धि एवं विकास को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें बालक के स्थूल विकास कहे जाते हैं। तो स्थूल विकास कहे जाएंगे वो मात्रात्मक होते हैं। स्थूल बोलें तो मूर्त विकास, मूर्त का मतलब भौतिक, और भौतिक का मतलब स्थूल। ये सभी स्थूल बोलें तो वृद्धि के, और वृद्धि का मतलब है शारीरिक विकास। ये आपके इम्पोर्टेंट सवालों की एक सीरीज थी जो कि वृद्धि और विकास के टॉपिक को स्पष्ट करती है। आगे आपसे जो भी वीडियो हम लाएंगे अगली, वो अवस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण किन किन व्यक्तियों ने किन किन अवस्थाओं का उल्लेख किया है और उनके क्या क्या विशेषताएं। तो इन पर आगे वीडियो में मिलते हैं। अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।